दिन था 28 मई 2023। आजाद हिंदुस्तान में स्वतंत्र सरकार द्वारा निर्मित पहले संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू रीति रिवाजों के साथ साधु संतों और पुजारियों और खासकर दक्षिण भारत से आए पुजारियों के पुण्य प्रेजेंस में संसद भवन के भीतर प्रवेश कर रहे थे। दक्षिण भारत में हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री की पार्टी की करारी हार हुई थी। एक आजाद हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष संविधान वाले भारत में संसद भवन के भीतर पूजा अर्चना और हवन हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत में राजधर्म और राजदंड दोनों के प्रतीक संगोल को भी संसद भवन के अंदर हिंदू रीति रिवाजों के साथ स्थापित कर रहे थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद के मुखिया राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के सवाल पर विपक्ष की लगभग 22 राजनीतिक पार्टियों ने संसद भवन के इस उद्घाटन का विरोध किया और उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन सत्ता पक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आजाद हिंदुस्तान में स्वतंत्र सरकार द्वारा निर्मित पहले संसद भवन का उद्घाटन विवादों से घिरा रहा। पहले ही दिन से, जब 2021 में कोरोना काल के दौरान इसकी घोषणा हुई थी और निर्माण शुरू हुआ था। इस विवाद की समीक्षा आने वाला इतिहास तय करेगा, लेकिन फिलहाल हम समीक्षा कर सकते हैं हिंदुस्तान में 1920 के दशक के दौरान बने पहले संसद भवन से जुड़े कुछ विवादों का। वह गुलाम हिंदुस्तान का पहला संसद भवन था, जो 1927 में बनकर तैयार हुआ था। आज हम आपको हिंदुस्तान में संसद भवन के निर्माण के लगभग 100 से अधिक वर्षों के इतिहास की यात्रा पर लेके चलेंगे, जिसमें ऐसे सभी रोचक कहानियों को शामिल करने का प्रयास करेंगे जो आज भी हमारे लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। आपको लेकर चलते हैं अब हम लगभग 100 साल से भी अधिक पहले। वर्ष था 2011। ब्रिटेन के राजा हिंदुस्तान आए हुए थे। दिल्ली में दिल्ली दरबार लगी और उसी दरबार में ब्रिटेन के राजा ने हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा कर दी। कलकत्ता की न तो तंग गलियां ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अनुकूल थी और न ही कलकत्ता में आए दिन रोज आंदोलन करने पर उतारू लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए शुभ संकेत दे रहे थे। बंग भंग आंदोलन, यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, वो सबसे नवीनतम उदाहरण था ब्रिटिश सरकार के लिए कलकत्ता में राष्ट्रवादियों और आंदोलनकारियों के बढ़ते प्रभाव का। दिल्ली को हिंदुस्तान की नई राजधानी घोषित करते हुए राजा ने सिर्फ एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर राजधानी के लिए बनने वाली कोई भी इमारत दिल्ली के रिज क्षेत्र में नहीं बने। दिल्ली का जो रिज क्षेत्र है वो आजकल नॉर्थ कैंपस जिसे कहते हैं, जहां 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार की छावनी और मुख्यालय भवन हुआ करते थे। आज भी मेटकाफ हाउस आपको दिख जाएगा उस क्षेत्र में। इसी दिल्ली रिज क्षेत्र के आसपास 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सैनिकों और महिलाओं का कत्ल किया गया था, उनका रेप किया गया था, उनका खून बहाया गया था, जिसे ब्रिटिश इतिहास में ब्लैक होल इन इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। ब्रिटेन के राजा नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान की नई राजधानी ऐसी जगह पर बने जहां ब्रिटिश शासन के भयावह यादें जुड़ी हुई हो। इसी दौरान हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जिस हाथी पर बैठे हुए थे इस कार्यक्रम के दौरान, दिल्ली दरबार के दौरान, उस पर रास बिहारी बोस समेत अन्य क्रांतिकारियों ने बम फेंका। हालांकि हार्डिंग तो उसमें बच गए, लेकिन अब यह पक्का हो गया था कि राजधानी न तो पुरानी दिल्ली में बनेगी जहां पे हार्डिंग के ऊपर हमला हुआ था, और न ही दिल्ली रिज क्षेत्र में जहां पे राजा ने मना किया था। राजधानी के भवनों को यमुना नदी से दूर रखने का भी फैसला लिया गया। अब विकल्प बचा था मध्य दिल्ली, जहां सिर्फ सतपुड़ा के जंगल और कटीली झाड़ियां थी। संभवतः यहीं से जन्म लेता है ग्रीन दिल्ली का कॉन्सेप्ट। उन कटीली झाड़ियों के बीच हिंदुस्तान की नई राजधानी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। दिल्ली दरबार खत्म होने के बाद 3 सदस्य वाले दिल्ली टाउन प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। कमीशन ने 2 वास्तुकारों का नाम फाइनल सूची में जारी किया। एक थे हेनरी वॉन लैनचेस्टर और दूसरे थे एडविन लैंडस्टर लुटियन। इस लुटियन नाम को आप याद रखिएगा, क्योंकि दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो लुटियंस के चर्चे और बार बार होते रहेंगे।
और इन दोनों नामों में से अंततः लुटियन का नाम फाइनल किया गया इस पूरे निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। शुरुआती दौर में निर्माण प्रक्रिया थोड़ी धीरे चली। अभी यह तय ही हुआ था कि भारतीय संसद भवन वायसराय हाउस यानी कि जो आजकल राष्ट्रपति भवन है उसी का हिस्सा होगा, लेकिन उसके पहले ही 1919 में भारत में अधिनियम आया जिसमें यह फैसला लिया गया कि हिंदुस्तान में प्रांतीय चुनाव होंगे। उसका प्रस्ताव पारित हो गया। अब वायसराय और गवर्नर की सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बल्कि राज्य से निर्वाचित सदस्य भी भारतीय प्रशासन व्यवस्था का हिस्सा बनने वाले थे। प्रशासकों, नेताओं या कह ले सांसदों की संख्या बढ़ने वाली थी। उनके बैठने के लिए वायसराय हाउस में इतनी जगह नहीं थी, यानी कि राष्ट्रपति भवन में इतनी जगह नहीं थी कि उन सबको एक जगह बिठा करके चर्चा परिचर्चा किया जाए। इसलिए यह फैसला लिया गया कि अलग से एक संसद भवन के लिए बिल्डिंग बनाई जाएगी, यानी कि संसद भवन को की अलग से बिल्डिंग बनाने का फैसला 1919 के बाद हुआ। जो पुराने आर्किटेक्ट थे उन्हें ही ये भी काम दिया गया संसद भवन का बिल्डिंग बनाने का। अब तक एंड्रिस लुटियंस यानी जिसे हम लुटियंस कहते हैं के दोस्त और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश के लिए लगभग सारी इमारतों का निर्माण करने वाले एक रचनाकार हार्वर्ड बेकर वो भी भारत आ चुके थे। ये दोनों दोस्त थे, उन्हें लुटियंस ने ही भारत में बुलाया। यहीं से शुरू होता है दोनों दोस्तों के बीच विवाद, जिसने दोनों की गहरी दोस्ती को हमेशा के लिए इकट्ठा कर दिया, जिसके कारण दोनों ने एक दूसरे को कभी माफ नहीं किया और दोबारा कभी दोस्ती नहीं बन हो पाई। क्या था ये विवाद जिसने लुटियन और बेकर की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। विवाद तो कई थे, सिर्फ विवाद संसद भवन को लेकर नहीं था। सबसे बड़ा विवाद था राष्ट्रपति भवन की संरचना के ऊपर, जिसके ऊपर हम चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन संसद भवन के डिजाइन को लेकर भी दोनों में झगड़े शुरू हो चुके थे। लुटियंस ने संसद भवन के लिए गोल संरचना तैयार किया था, हार्वर्ड बेकर ने त्रिकोणीय संरचना तैयार किया था। इस त्रिकोणीय संरचना को याद रखिएगा क्योंकि वर्तमान जो नवनिर्मित संसद भवन है उसकी भी संरचना त्रिकोणीय ही है। ये आगे चल के फिर से आएगा इस वीडियो में। वायसराय से लेकर कई ब्रिटिश वास्तुकारों ने लुटियंस के डिजाइन जो कि गोल डिजाइन था, जो आप देख सकते 1947 के बाद आज तक संसद था, उसका विरोध किया। बेकर के डिजाइन के खिलाफ कई ब्रिटिश वास्तुकारों ने भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पत्र लिखा और भारतीय वास्तुकारों को डिजाइन बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने का आग्रह किया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने खुद सलाह दिया कि भवन जो भी बने उसमें पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का संगम दिखे, भवन पूरी तरह भारतीय सेंटिमेंट के अनुसार बनाया जाए, ऐसी उनकी सोच थी, उनका मानना था और उनका आग्रह भी था। इस तरह ज्यादातर लोगों का मानना था कि भारतीय संसद की वास्तुकला में भारतीयता की झलक अधिक से अधिक होनी चाहिए, जो कि बेकर के डिजाइन में उन्हें नहीं दिख रहा था। जबकि लुटियन के गोल्ड डिजाइन में उन्हें हिंदू धर्म के मंदिर से लेकर बौद्ध धर्म के स्तूप की जो गोल्ड डिजाइन होती है वो झलक रही थी और उसके साथ साथ मुगल वास्तुकला भी उन्हें दिख रही थी। एक मान्यता के अनुसार लुटियन का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो संसद भवन का गोल्ड डिजाइन मध्य प्रदेश के मोरेना जिले के मिटियोली में स्थित एक 64 योगिनी मंदिर से भी प्रभावित था। हालांकि किसी ब्रिटिश वास्तुकार ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की थी। अंततः 10 जनवरी 1920 को न्यू कैपिटल कमेटी ने लुटियंस के डिजाइन को अपनी आखिरी सहमति दे दी, हरी झंडी दे दी। 12 फरवरी 1921 को संसद भवन का शिलान्यास हुआ और कार्य प्रारंभ शुरू हो गया। कहते हैं कि इस निर्माण कार्य के लिए सिर्फ पत्थर काटने के लिए करीब 2500 मशीनें लगाई गई थी। लुटियन ने इस इमारत में चित्रकारी और नक्काशी के लिए भारतीय कलाकारों को रखा, भारतीय लकड़ियों और भारतीय पत्थरों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि कालीन और चादर वो भी भारतीय थे, उन्हें कश्मीर तक से लाया गया। 6 वर्ष के निरंतर काम के बाद लगभग 83 लाख रुपए के खर्चे हुए और अंततः भवन बनकर निर्माण खत्म हुआ, यानी भवन बनकर तैयार हो गया। 18 जनवरी 1927 में उस समय के भारतीय संसद का उद्घाटन देश के जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे उन्होंने किया। उस समय की जो वायसराय थे इरविन, वो संसद भवन के उद्घाटन के लिए उनको जो पत्र भेजा गया था उद्घाटन के लिए आमंत्रण पद, वो किसी ब्रिटिश ने नहीं बल्कि एक भारतीय द्वारा भेजा गया था।
गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भूपेंद्र नाथ मित्र के नाम से वायसराय इरविन के नाम एक आमंत्रण पत्र तैयार किया गया, जिसे भूपेंद्र नाथ ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाकर के वायसराय को दिया और उन्हें उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। वर्ष 1927 से लेकर के 1947 तक संसद भवन का नाम संसद भवन नहीं था, बल्कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, जिसमें आज के लोकसभा कक्ष को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और आज के राज्यसभा के कक्ष को उसे स्टेट असेंबली बोला जाता था। इसके अलावा एक अन्य कक्ष था जिसे में आजकल लाइब्रेरी बनी हुई है संसद भवन की, उसे ब्रिटिश काल के दौरान चेंबर्स ऑफ प्रिंसेस बोला जाता था, जिसमें राजा रजवाड़े के प्रतिनिधि बैठते थे। इस नवनिर्मित संसद भवन में 3 मुख्य हॉल थे जो 1927 में बने थे, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल। उस दौरान में लोकसभा को प्रोविजनल काउंसिल बोला जाता था और राज्यसभा को वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता था। दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक सेंट्रल हॉल में होती थी, जिसमें लगभग 800 लोगों के बैठने की जगह थी। सेंट्रल हॉल भवन का सबसे बड़ा हॉल हुआ करता था। आजादी से पहले वायसराय दोनों सदनों की बैठक एक साथ इसी हॉल में करते थे और आजादी के बाद जब कभी राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक साथ संयुक्त बैठक करते थे तो वो इसी सेंट्रल हॉल में होता था। इसके अलावा जब कभी किसी दूसरे देश से कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उस देश का मुखिया भारत की संसद में आते थे तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक इसी हॉल सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाता था। अब आते हैं नए संसद पर जो 2023 में बनके तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 तारीख को किया। नए संसद भवन के निर्माण पर क्योंकि एक नए सदन भवन बनाने की जरूरत के लिए कई सारे तर्क दिए गए थे कि नए संसद भवन की जरूरत है, उसमें से मुख्य तर्क था कि पुराने संसद भवन में बैठने की क्षमता कम है। इसके अलावा नए संसद भवन के निर्माण के लिए कुछ और भी तर्क दिए गए थे, जिसमें से पहला तर्क था कि चूंकि हिंदुस्तान में 2026 में परिसीमन होना है, जिसके कारण भारत में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है और वो बढ़े हुए सांसद कहाँ बैठेंगे संसद में, क्योंकि संसद के अंदर नए सांसदों की बैठने की स्थिति जगह नहीं है। दूसरी एक जो कारण दिए गए वो था कि जो अभी वर्तमान में संसद भवन था उसकी हालत जर्जर थी। जिस समय संसद भवन बना था उसकी उम्र लगभग 100 साल भी नहीं थी, जबकि 100 साल हो चुके हैं अभी उस भवन को बने हुए। उसकी उम्र उस समय 70 साल मानी गई थी। पुराने भवन को यह भी कहा जाता है कि पुराने भवन का भूकंप रोधी नहीं होना भी एक कारण था। हालांकि नए संसद भवन के डिजाइनर जो विमल पटेल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ये नहीं कह सकते हैं कि पुराना संसद भवन भूकंप रोधी है या नहीं है, इसके लिए उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग का यह भी तर्क है कि चूंकि पुराना संसद भवन ब्रिटिश काल के दौरान निर्माण किया गया था, ब्रिटिश लोगों ने निर्माण किया था, इसलिए वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की निशानी है और उसे खत्म हो जाना चाहिए। नया संसद भवन नए हिंदुस्तान का होना चाहिए, नए हिंदुस्तानियों द्वारा निर्मित होना चाहिए। नए संसद भवन में 3 की जगह मात्र 2 हॉल बनाए गए हैं और उसके साथ एक खुला आंगन बनाया गया है। जो नया संसद भवन बनाया गया है वो त्रिकोणीय संसद भवन है। लोकसभा हॉल में लगभग 888 लोगों के बैठने की जगह है, राज्यसभा में 348, पहले लोकसभा में 552 की जगह थी, अब 888 हो गई है। पहले राज्यसभा में लगभग 250 लोगों की बैठने की जगह थी, अब 348 हो गई है। लेकिन जो तीसरा सेंट्रल हॉल था जिसमें 800 लोगों की बैठने की जगह थी, वो नए संसद भवन में नहीं है। कोई भी किसी तरह का कोई भी सेंट्रल हॉल नए संसद भवन में है ही नहीं। उसकी जगह पे एक हॉल बनाया गया है जिसमें कैफे बनाया गया है। पुरानी संसद भवन के विपरीत नए संसद भवन में जो कार्यालय बनाए गए हैं मंत्रियों के और सांसदों के, वो बड़े बड़े कार्यालय बनाए गए हैं। जो कॉफी हाउस बनाया गया है सेंट्रल लॉन्ग, उसे सेंट्रल लॉन्ग का नाम दिया गया है, जो एक खुला आंगन होगा जहां पे हमारे सांसद चाय की चुस्की पर देश पे चिंतन करेंगे। अब आते हैं इस संसद भवन के निर्माण में जो वास्तुकार जो जिन्होंने डिजाइन किया उनके ऊपर। पुराने संसद भवन के डिजाइनर लुटियंस ने संसद भवन के अलावा हिंदुस्तान में कई सारे भवन का निर्माण किया था, जैसे हैदराबाद हाउस, पटियाला हाउस, जयपुर हाउस, बीकानेर हाउस, दरबार हॉल, और इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड में भी बहुत सारे, इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक बहुत सारे सरकारी और निजी इमारतों का डिजाइन बनाया था।
पुराने संसद भवन के जो दूसरे डिजाइनर थे बेकर, जिनका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्होंने भी इंग्लैंड में बहुत सारे डिजाइन तैयार किए थे इंग्लैंड के लिए। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में जितने भी सरकारी भवन का डिजाइन किया गया था वो इन्होंने ही किया था, राजधानी जब साउथ अफ्रीका की जब राजधानी बन रही थी। तो दूसरी तरफ 2023 में निर्मित भारतीय संसद भवन जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति का नाम है विमल पटेल और वो गुजरात से ही आते हैं, उसी मोदी के गुजरात से आते हैं। और डिजाइन बनाने का ठेका उनकी कंपनी जिनका नाम है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को हिंदुस्तान में इसके अलावा इस कंपनी को हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान से बाहर कभी कोई किसी तरह का डिजाइन बनाने का ठेका नहीं मिला है आज तक। देश के भीतर भी जितने ठेके उनको मिले हैं वो भी गुजरात में ही, और वो भी उस दौरान जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और जितने भी इन्होंने डिजाइन गुजरात के लिए बनाया उसमें से सबसे इनका चर्चित जो डिजाइन था वो साबरमती कॉरिडोर का था। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में आ जाते हैं, तो विमल पटेल को गुजरात के बाहर भी भवन बनाने का डिजाइन मिलना शुरू हो जाता है, ठेका मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें से सबसे चर्चित उनका डिजाइन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का रहा है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाज दिया। एक मत के अनुसार नवनिर्मित संसद भवन का डिजाइन 1920 के दशक के दौरान बेकर के द्वारा जो त्रिकोणीय था उसी डिजाइन के जैसा ही ये डिजाइन है, उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें दाईं तरफ का चित्र बेकर के द्वारा बनाए गए डिजाइन का है और बाईं तरफ का चित्र विकास पटेल के द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का है। कुछ लोगों का ने यह भी प्रयास किया कि नया संसद भवन मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक हिंदू मंदिर से मिलता जुलता है, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आखिरी फैसला आपको करना है कि कौन सा डिजाइन किससे मिलता है और किसने किसको कॉपी किया है। हमारा काम आपको आप तक इस विषय से संबंधित जितने भी विभिन्न पहलू हो सकते थे उससे रूबरू कराना था। फिलहाल विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया 922 करोड़ का लागत से बना देश का नया संसद भवन तैयार है। विमल पटेल को सिर्फ संसद भवन का डिजाइन करने का ठेका नहीं मिला है, उनको बहुत बड़ा ठेका मिला है। संसद भवन के आसपास बहुत सारे भवन को तोड़कर, जिसमें नेशनल म्यूजियम का भवन है और भी बहुत सारे भवन हैं, उनको तोड़कर नए भवन का निर्माण भी किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के आसपास कई भवनों की मरम्मत की जाएगी, उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, बाग बगीचे सब बहुत कुछ बनाया जाएगा उसके आसपास। संसद भवन का ठेका मात्र 776 करोड़ का था, जो बढ़ करके 922 करोड़ का हुआ था, जबकि जो ठेका मिला है पटेल को वो ठेका लगभग 25,000 करोड़ का है, जिसमें साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक ये सब शामिल है उसमें। और इस सारे ठेकों को बड़ा नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसलिए आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले वर्षों में संसद भवन के आसपास बहुत सारे भवनों का उद्घाटन होगा, जिसका इतिहास साक्षी होगा और आप भी साक्षी होंगे। इस तरह की खबरें जो हमने अभी आपको पहुंचाई है, अगर इस तरह की खबरें आप आगे भी देखना चाहते हैं, उससे रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारे न्यूज़ हंटर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, हमें बताइए कि किस तरह के विषयों पर हम इस तरह की खबर से बढ़कर कहानियां आप तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम ऐसी कहानियां आप तक रोज लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।